नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSY आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और इन प्रश्नों से भी संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और इस एक वीडियो से आपके GS के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। और क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वो GS के पूरे सब्जेक्ट से लिए गए हैं और इस वीडियो में अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों को जियोग्राफी का मिलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत कहते हैं कि जियोग्राफी का वीडियो लाइए जियोग्राफी का, तो ये उसी बेस पे ही तैयार किया गया है। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 राज्यों से चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो देखिए, भारत का सिक्किम राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। ठीक, तो इस वजह से सिक्किम आप लोग याद रखेंगे। और सिक्किम के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपसे पूछे कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे है? कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे है? तो देखिए, कंचनजंगा पर्वत ये हिमालय में स्थित है, हिमालय के अंतर्गत ही आता है और जिसकी ऊंचाई है 8586 यानी कि 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये स्थित कहाँ पे है? ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और जैसे आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? नाथुला दर्रा आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, या फिर आपसे पूछे कि जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है? ये भी कहाँ पे स्थित है? ये सभी दर्रे कहाँ पे? ये दोनों दर्रे सिक्किम में स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेप्चा नामक जनजाति भी कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पे? सिक्किम में पाई जाती है। और वहीं आपसे बात करें कि भारत में लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? लोसांग उत्सव भारत में कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक, और बात करते हैं लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाने वाला उत्सव है। और वहीं आपसे पूछे कि चोलामू झील कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में ही चोलामू झील भी स्थित है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चोलामू झील कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और पाक्योंग हवाई अड्डा भी सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाक्योंग नामक हवाई अड्डा भी कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, साथ में रिवीजन भी हम लोग करते चलते हैं। तो देख लीजिए, भारत किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य ऐसा है जिसकी सीमा 3 देशों से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। और वहीं पे पूछ लिया आपके कंचनजंगा कहाँ पे है? तो ये हिमालय में आता है कंचनजंगा, और यहाँ पे किसमें 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है और स्थित कहाँ पे है? ये सिक्किम में स्थित है। और नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। और लेप्चा नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। और लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? सिक्किम में मनाए जाते हैं लोसांग उत्सव। और चोलामू झील कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। पाक्योंग नामक हवाई अड्डा भी कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे और इसे नोट करते हुए चलेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध आपसे पूछे कि नर्मदा नदी पे बना हुआ, आपसे पूछे कि किस राज्य में बना हुआ है? तो गुजरात राज्य में। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब सरदार सरोवर बांध, अब नर्मदा नदी पे कुछ चीजें बनी हुई हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे क्या क्या पूछा जाएगा नर्मदा नदी से? आपसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? या फिर आपसे पूछ ले कि कपिल जलधारा प्रपात कहाँ पे स्थित है? तो कपिल जलधारा प्रपात भी कहाँ पे स्थित है? ये आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। और आपसे पूछे कि इंदिरा सागर बांध कहाँ पे स्थित है? इंदिरा सागर बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये सारे के सारे कहाँ पे स्थित है? ये सारे के सारे इंदिरा सागर बांध तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये तीनों किस नदी पे स्थित है? ये तीनों का जवाब हो जाएगा किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। तो देखिए यहाँ पे है, अब नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा, कपिलाधारा जलप्रपात हो जाएगा, और इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक, अब सरदार सरोवर बांध की विशेषता क्या है कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा
नांगल बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध, कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछे कि किस नदी पे बना हुआ है, तो सतलुज नदी पे बना हुआ है। सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। तो भाखड़ा नांगल बांध है और कहाँ पे स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध ये आपके सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है और भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और नर्मदा नदी पे कुछ और चीजें बनी हुई, जैसे आपसे पूछे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। कपिल जलधारा प्रपात किस नदी पे, तो ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये आपके नर्मदा नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे, तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बना हुआ है। और सरदार सरोवर बांध ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध। और ये भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ है। लेकिन हम लोग इसे समझते हैं सूरत अधिवेशन से। सूरत अधिवेशन से इसे समझते हैं, तो हमें चीजें बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। और इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है। तो रास बिहारी बोस थे इसके अध्यक्ष। कौन थे? रास बिहारी इसके अध्यक्ष थे। अब देखते हैं सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसमें कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। और किन दो भागों में विभाजन हो गया? एक तो नरम दल बन गया था कांग्रेस, एक नरम दल और एक गरम दल। इन दो भागों में कांग्रेस विभाजित हो गया था। ठीक, और फिर जा करके इनका विलय कब हुआ? इनका विलय हुआ था उस लखनऊ अधिवेशन में। कब विलय हुआ था इनका? लखनऊ अधिवेशन में जाके इनका विलय हुआ था। लखनऊ अधिवेशन, तो ये पूछा गया है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। और इस लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गया था? इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? विलय हो गया था। नरम दल प्लस गरम दल, यानी कि इन दोनों का क्या हो गया था? विलय हो गया था। और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हो गया था। क्या हो गया था इसमें? मुस्लिम लीग, इसमें क्या हो गया था? इसमें एक चीज और याद रखेंगे, इसमें मुस्लिम लीग और फिर इसमें मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया था। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे और इसे कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। और ये क्या था? सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में। इसमें कांग्रेस क्या हो गया था? दो दल में। इसमें अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और फिर इसमें ही कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये दो भागों में विभाजन हो जाता है। एक तो नरम दल हो जाता है, एक नरम दल में विभाजन होता है, एक नरम दल में विभाजन होता है और एक गरम दल में। तो इन दोनों का विलय हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। इन दोनों का विलय कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसमें क्या हो गया था? नरम दल और फिर गरम दल का आपस में विलय हो गया था। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग और फिर कांग्रेस का समझौता हो गया था। इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा और इसे याद करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी और जल्दी से ही आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और आपके जितने भी आप लोग पढ़ेंगे उस सबका रिवीजन हो जाएगा और जल्दी से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध है। कौन सा बांध है? टेहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। और किस नदी पे बना हुआ है? ये भागीरथी नदी पे। कहाँ पे? भागीरथी नदी पे बना हुआ है। और आपसे पूछे किस राज्य में बना हुआ है? तो ये उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो अभी हमने बताया ही कि कौन सा बांध है भारत का सबसे बड़ा? भाखड़ा नांगल बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध। और इस यहाँ पे वीडियो की विशेषता ये है कि यहीं पे आपको सारी चीज़ें याद करा दी जाएंगी, तो ये भी आपको एक फायदा होगा। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछे कि कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे? सतलुज नदी पे ये बना हुआ है। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि भारत का
सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। और ये किस नदी पे बना हुआ है आपसे पूछे तो ये आपके महानदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे? महानदी पे बना हुआ है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो इसकी लंबाई, सबसे लंबा बांध है ना, तो आपसे पूछेगा कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 25 प्लस है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे लगभग 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। किस नदी पे बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में बनाया गया है। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? तो सतलुज नदी पे इसे बनाया गया है। और भारत का सबसे लंबा बांध आपसे पूछे, हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पे ये स्थित है? तो महानदी पे ये स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अगला प्रश्न है कि होपमैन शब्द का संबंध किससे है? तो होपमैन शब्द का संबंध टेनिस से। किससे हो? होपमैन शब्द का संबंध टेनिस से। आपसे पूछे कि डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का इसका भी संबंध किससे? टेनिस से। डेविस कप का भी संबंध किससे है? और कुछ चीजें हैं जैसे डबल फॉल्ट किसमें प्रयोग किए जाते हैं? डबल फॉल्ट शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? टेनिस में। ठीक, डबल फॉल्ट शब्द टेनिस में प्रयोग किए जाते हैं। आपसे पूछे कि सानिया मिर्जा किस चीज की खिलाड़ी थी? सानिया मिर्जा किस चीज की खिलाड़ी थी? तो ये भी टेनिस खेलती थी। क्या? टेनिस खेलती हैं। ठीक, आपसे पूछे कि जहां पे टेनिस खेला जाता है उस परिसर को क्या कहते हैं? तो उस परिसर को आप लोग याद रखेंगे, टेनिस खेलने वाले को कोर्ट कहते हैं। और लॉन टेनिस, आपसे पूछे कि लॉन टेनिस या फिर आपसे पूछे कि टेबल टेनिस। लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस में आपसे पूछे कि कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आप लोग याद रखेंगे, 1 या 2 खिलाड़ी इसमें होते हैं। 1 या 2 खिलाड़ी। ठीक, तो ये भी सारे प्रश्न आप लोग नोट करेंगे। तो देखिए, होपमैन कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। और डेविस कप का भी संबंध किससे है? टेनिस से है। ठीक, और डबल फॉल्ट शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस में प्रयोग किए जाते हैं। और सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से है। और टेनिस के परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। लॉन टेनिस और फिर टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। अब आपसे पूछे कि वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपसे पूछे कि वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये बल्दोई पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? बल्दोई नामक पहाड़ी से निकलती है। तो ये यूरोप में स्थित पहाड़ी है। तो बल्दोई नामक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपकी वोल्गा नदी निकलती है। और ये यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है, सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। ठीक, तो अगला देख लेते हैं। और ये अपना प्रवाहित कहाँ पे होती है? तो ये भी आपसे पूछे तो ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। कौन सी? भ्रंश घाटी में बहने वाली। जैसे अपने यहाँ नर्मदा नदी, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती हैं, उसी तरह वोल्गा नदी भी अपने भ्रंश घाटी में बहती है। और ये अपना मुहाना आपसे पूछे कि कहाँ बनाती हैं? तो ये अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में गिराती है। कैस्पियन सागर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि यूरोप की कुछ चीजें। आपसे पूछे कि स्टेपीज नामक घास कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेपीज नामक घास कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये यूरोप में पाए जाते हैं कुछ भागों में, और कुछ भागों में एशिया में भी पाए जाते हैं। कुछ भागों में एशिया में। और यूरोप एशिया के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूरेशिया। यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। आपसे पूछे कि लघु यूरोप किसे कहते हैं? लघु यूरोप किसे कहते हैं? तो देखिए, लघु यूरोप की बात करें तो लघु यूरोप फ्रांस को कहते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या होती है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक, आपसे पूछे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे कि कौन सी है, तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट एल्बर्स है। ठीक, माउंट एल्बर्स है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग यूरोप से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी। आपसे पूछे कि स्टेपीज नामक घास कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यूरोप और एशिया में कुछ भागों में पाए जाते हैं। यूरोप एशिया के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। और लघु यूरोप किसे कहते हैं? लघु यूरोप फ्रांस को कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एल्बर्स है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। और
जो वोल्गा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? बलदोई पहाड़ी से होता है। और ये प्रवाहित कहाँ पे होती है? अपने भ्रंश घाटी में बहती है, मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछे कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज, ठीक। और यूरोप किस देश कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो यूरोप एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप का देश है यूरोप, एशिया का देश है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार खाड़ी स्थित है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी स्थित है। आपसे पूछे कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका में। आपसे पूछे कि पाक जल संधि किसके बीच में है? पाक जल संधि किनके बीच में? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में। आपसे पूछे कि आदम ब्रिज किसके बीच में है? तो ये सारी चीज आप लोग याद रखेंगे। आदम ब्रिज भी भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका की बात कर लेते हैं कुछ, श्रीलंका की बात करेंगे कुछ। तो आपसे पूछे कि पूर्व का मोती किसे कहते हैं? पूर्व का मोती किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। और इसे प्राचीन काल में श्रीलंका को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में इसका नाम था, इसको रत्नद्वीप कहा जाता। क्या? रत्नद्वीप कहा जाता था प्राचीन काल में, ठीक। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका को आपसे पूछेगा पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्या? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन, इसका पुराना नाम, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कुछ चीजें, जैसे आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे पाए जाते हैं? जाफना प्रायद्वीप कहाँ किस देश में पाए जाते हैं? तो ये श्रीलंका का प्रायद्वीप है। कौन सा? जाफना प्रायद्वीप। आपसे पूछे कि एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा नामक दर्रा कहाँ पे है? तो एलिफेंटा नामक दर्रा यानी कि एलिफेंटा पास भी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके श्रीलंका में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न श्रीलंका से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत एंड श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार खाड़ी भी है और रामेश्वरम द्वीप भी, पाक जल संधि भी स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि। द्वीप कौन सी है? तो रामेश्वरम द्वीप। और ब्रिज कौन सी है? तो आदम ब्रिज है भारत और श्रीलंका के बीच में। अब बात करते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। और पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? रत्नद्वीप है श्रीलंका का प्राचीन नाम। और जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में स्थित है। और एलिफेंटा दर्रा भी कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किसमें? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है रॉकी पर्वत, ठीक। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? नई दुनिया कहते हैं, ठीक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? नई दुनिया कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। किसने? कोलंबस ने किया था उत्तरी अमेरिका की खोज, ठीक। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था ये आप लोग बताएंगे। और एशिया को यूरोप से अलग कौन सी जल संधि कहती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन सी जल संधि करती है? तो उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग करती है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो आपसे पूछे बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच में है? ये रूस और फिर रूस एंड ये अलास्का के बीच में, रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग जल संधि पड़ती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कुछ जल संधि की। आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कौन सी जल संधि करती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग क्या चीज करती है? तो देखिए पनामा नहर है, पनामा नहर ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने का काम करती है। आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे खुद थोड़ी समझने वाली बात है। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग बताएंगे माउंट मैकिनले, ठीक। माउंट मैकिनले, ठीक। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है माउंट मैकिनले, या फिर इसे क्या कहते हैं? देनाली रेंज कहते हैं, देनाली चोटी भी कहते हैं, ठीक। और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये अलास्का में स्थित है। कि कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, ये अलास्का में स्थित है। लेकिन यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, रॉकी नामक पर्वत पाया जाता है। रॉकी नामक पर्वत उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और रॉकी की आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रॉकी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे क्या? माउंट एल्बर्ट है। क्या? माउंट एल्बर्ट है रॉकी की सबसे ऊंची चोटी। तो ये सारे प्रश्न आप लोग नोट करेंगे और इसे याद करेंगे, ठीक। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी पर्वत जो है, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत है। और इसे नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। और इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। एशिया का उत्तरी अमेरिका से अलग करने का काम बेरिंग जल संधि करती है। और बेरिंग जल संधि किन देशों के बीच में? तो रूस जो कि एशिया का देश है, और अलास्का जो कि उत्तरी अमेरिका का देश है।
तो इन दोनों के बीच में अलास्का ये अमेरिका का एक हिस्सा है, देश नहीं है, तो सॉरी इसके लिए। तो अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कौन सा नहर करती है? तो पनामा नहर करती है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जिसे देनाली चोटी भी कहते हैं, अलास्का में स्थित है। लेकिन अगर रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एल्बर्ट है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये सारी प्रश्न आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है NH44, यानी कि नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और जो कहां से कहां तक जाती है? ये श्रीनगर से जाती है कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से ये जाती है कन्याकुमारी तक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 1 कहां से कहां तक जाती है? तो ये दिल्ली से लेके, यहाँ पे दिल्ली से लेके अमृतसर तक जाती है। कहां से? दिल्ली से लेके अमृतसर तक जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दिल्ली से लेके अमृतसर तक जाती है। और सर्वाधिक नेशनल हाईवे किस राज्य में है? सर्वाधिक नेशनल हाईवे आपसे पूछे किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक नेशनल हाईवे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल हाईवे हैं। ठीक। और नेशनल हाईवे की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो आप लोग बताएंगे कि नेशनल हाईवे की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 1,37,625 किलोमीटर है। 1,37,625 किलोमीटर है रेलवे यहाँ पे नेशनल हाईवे की भारत में कुल लंबाई। ठीक। और आपसे पूछे कि काराकोरम रेल मार्ग जो है, काराकोरम रेल मार्ग है जो राजमार्ग है, ये कहां से कहां तक जाती है? तो जो काराकोरम राजमार्ग है ये चीन से पाकिस्तान तक जाती है, या फिर आपसे कह सकते हैं चीन से और पाकिस्तान तक जाती है। ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, याद करेंगे। ठीक। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग NH44 है, ये कहां से कहां तक? तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। NH हाईवे 1 यानी ये कहां से? दिल्ली से अमृतसर तक आता है। सर्वाधिक नेशनल हाईवे किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में भारत के सर्वाधिक नेशनल हाईवे हैं। और कुल नेशनल हाईवे की लंबाई भारत में कितनी है? आपसे पूछे कि भारत में कुल नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 1,37,625 किलोमीटर है भारत की नेशनल हाईवे की भारत में कुल लंबाई। और काराकोरम राजमार्ग जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, चीन से लेके पाकिस्तान तक जाती है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप को क्या क्या कहा जाता है? तो इसके कुछ उपनाम है जो आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। आपसे पूछे कि काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है काला महाद्वीप। आपसे पूछे कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये भी अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक। तो अब अफ्रीका की चीजें देखेंगे कि अफ्रीका में क्या चीज फेमस है। तो अफ्रीका में देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछे कि किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है? किम्बरले की खान किस लिए प्रसिद्ध है अफ्रीका में? तो जो किम्बरले की खान है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किम्बरले की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है उसका क्या नाम है? नाइजीरिया। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। और इसे क्या कहते हैं? नाइजीरिया को इसे पाम ऑयल कंट्री कहते हैं। क्या? पाम ऑयल की कंट्री कहते हैं नाइजीरिया को। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पाम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं? नाइजीरिया को कहते हैं। नाइजीरिया में जो मूल निवासी होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये आपसे अगर पूछे, नाइजीरिया के जो मूल निवासी हैं उसे हौसा कहते हैं, नाइजीरिया की मूल निवासी। और आपसे पूछे कि नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की जो राजधानी है अजूबा। ठीक। नाइजीरिया की राजधानी अजूबा है। और अफ्रीका में आपसे पूछे कि कौन से घास पाए जाते हैं? तो वेल्स नामक घास अफ्रीका में पाए जाते हैं। कौन से? वेल्स नामक। अब जबकि आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका में कौन से घास पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में कौन से घास पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको कहते हैं क्या? वेल्स। दक्षिण अमेरिका में वेल्स नामक। और जबकि अफ्रीका में जो घास पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सवाना घास। ठीक। सवाना घास दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। पठारी महाद्वीप इसे कहते हैं, काला महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, और अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। ठीक। और अफ्रीका में कौन सी खान है? किम्बरले की खान है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका की जो किम्बरले की खान है ये किस लिए प्रसिद्ध है?
तो किम्बरले की जो खान है ये सोने के लिए अफ्रीका में प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया में निवास करती है अफ्रीका को, इसे पाम ऑयल की कंट्री कहते हैं। और अजूबा इसकी राजधानी है नाइजीरिया की, और नाइजीरिया में मूल निवासी हैं जो उसे हौसा कहते हैं। और अफ्रीका के जो घास के मैदानों से सवाना कहा जाता है, जबकि साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो अल हिलाल पत्र की शुरुआत जो है ये अबुल कलाम आज़ाद ने किया। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी शुरुआत की। और अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी शुरुआत कब की? 1912 में। और ये किस भाषा में दिया जाता था, तो ये उर्दू भाषा में इसकी शुरुआत हुई। किस भाषा में? उर्दू भाषा में इसे शुरू किया गया था। तो अब बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद की। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। और अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन आता है कब? अबुल कलाम का आज़ाद का जन्मदिन आता है 11 नवंबर के दिन। कब? 11 नवंबर के दिन। और इस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसी दिन मनाते हैं। ठीक, अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को इसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? आपसे पूछे कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी? अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया 1912 में उर्दू भाषा के लिए। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्मदिन हुआ था 11 नवंबर के दिन, और इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस दिन मनाया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद की है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, अब आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं। आपसे पूछे कि राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी। आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री कौन है, तो एंथोनी अल्बनीज हैं इसके प्रधानमंत्री। एंथोनी अल्बनीज हैं इसके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। और ये कैसे घास के मैदान है? ये शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कौन से? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबॉर्जियंस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं? माउंट कोसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं? माउंट कोसियुस्को। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया को किन किन नामों से जानते हैं, तो देखिए द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। द लैंड ऑफ, ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो आप लोग जानेंगे नहीं तो नहीं, यहाँ पे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो ये आपको कहते हैं, किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? क्योंकि इसके अधिकतर भाग में क्या होता है? सूखा होता है। तो प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आपसे पूछे कि कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? कंगारू का देश किसे कहते हैं? तो ये भी आपके किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ऑस्ट्रेलिया से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज है। आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबॉर्जियंस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारू का देश किसे कहा जाता है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। और
अब आपसे पूछेगा पानी के बारे में, आपसे पूछे कि पृथ्वी पे पानी का परसेंटेज कितनी है। तो पृथ्वी पे पानी कितने परसेंट है, तो 71% पे पानी है। आपसे पूछे कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, अधिकतम घनत्व आपसे पूछे कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का अधिकतम घनत्व होता है। आपसे पूछे कि पानी का हिमांक बिंदु कितना, हिमांक बिंदु का मतलब जिस बिंदु पे पानी जमता है, तो किस बिंदु पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। आपसे पूछे कि क्वथनांक बिंदु पानी का कितना है, क्वथनांक बिंदु, तो आप सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है। लेकिन आपसे पूछे कि 373 केल्विन पे भी पानी उबलता है, 373 केल्विन पे भी पानी उबलता है। और आपसे बताएं कि 212 फ़ारेनहाइट पे भी ये पानी उबलता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, हो सकता है आपको ऑप्शन में 373 केल्विन मिले या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मिले, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। और आपसे पूछे कि पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है, पानी का जो क्रांतिक कोण है कितना होता है, तो ये 48.2 डिग्री होता है पानी का क्रांतिक कोण। आपसे पूछे कि अगर तालाब का पानी गंदा है, तालाब का पानी, तो उसमें शुद्ध करने के लिए, तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें कौन सा केमिकल मिलाते हैं, तो उसमें क्लोरीन नामक केमिकल मिलाते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, और हाइड्रोफोबिया बीमारी एक है, हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया नामक एक रोग है, इसमें क्या होता है, इसमें पानी से डर लगता है। क्या, पानी से डर लगता है। तो ये सारे पानी से संबंधित प्रश्न थे, ठीक, जो हमने आपको बताया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग पढ़ेंगे भी और याद रखेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, वहीं आप लोग याद रखेंगे भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, भारी जल का, तो इसका रासायनिक सूत्र है D2O, इसका रासायनिक सूत्र क्या, D2O। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारी जल का D2O। पृथ्वी पे कितना % पानी है, तो पृथ्वी पे 71% पानी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जल का अधिकतम घनत्व किस डिग्री पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हिमांक बिंदु पानी का कितना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है, और जमने लगता है। और क्वथनांक बिंदु कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जमता है, या फिर 373 केल्विन पे पानी जमता है, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी जमता है। अपवर्तनांक पूछे कितना है, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। और क्रांतिक कोण पानी का कितना होता है, तो 48.2 डिग्री क्रांतिक कोण होता है। और तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोफोबिया रोग में पानी से डर लगता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप, ये किस नदी पे बना हुआ है। तो देखिए, जो माजुली नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है माजुली नदी द्वीप। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक, तो अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, इसे असम का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, असम का शोक, क्योंकि चीन जब पानी छोड़ता है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से, कहाँ से, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पे एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। कहाँ पे ग्लेशियर है, ये तिब्बत में। और यहीं से हुआ है किसका उद्गम, मानसरोवर झील से यहीं से हुआ है किसका उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी का आपसे लंबाई पूछे तो 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कितनी, 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। और ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाना आपसे पूछे कि कहाँ पे बनाती है, तो अपना जल ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि कौन कौन सी नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो देखिए, इसमें गंगा नदी भी मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों की संयुक्त धारा को तो मेघना कहते हैं। तो ये तीनों नदियां मिलके क्या बनाती हैं, ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और ये गंगा नदी डेल्टा, और किस राज्य में है ये तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन डेल्टा है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ज्वारी वन का अन्य नाम। तो ज्वारी वन, ये हम लोग यहाँ पे वन का एक प्रश्न ले लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि ज्वारी वन को क्या कहते हैं, इसे सुंदर नामक वन भी कहते हैं, इसे सुंदर वन भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग इसी के नाम पे सुंदर वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसी के नाम पे जो यहाँ पे डेल्टा है उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा।
तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, किस नदी में स्थित है? तो देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है और इस झील में एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और ये किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है, जिसे अब चीन के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। और ज्वारी वन, अब बात करते हैं, ज्वारी वन को सुंदर वन कहते हैं और इसी वन पे नाम पड़ा यहाँ पे डेल्टा का सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का नाम यहाँ पे सुंदर नामक वन से पड़ा, ठीक। और इस सुंदर नामक वन को क्या कहते हैं? ज्वारी वन कहते हैं। और ये कौन कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी की तीनों नदियों की धारा मिलके यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और ये मुहाना अपना जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री, इसमें कोई हेर फेर बदल नहीं हो सकता। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे और हमेशा रहेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के, तो यहाँ पे नीति आयोग से आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की जो स्थापना है ये 1 जनवरी, नीति आयोग की जो स्थापना है ये 1 जनवरी 2015 को। पहले इसका नाम था क्या? योजना आयोग का नाम बदल के योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया? नीति आयोग कर दिया गया, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। और नीति आयोग से आप पूछेगा कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? अरविंद पनगड़िया था। क्या? अरविंद पनगड़िया था नीति आयोग के वर्तमान पहला उपाध्यक्ष। और यहाँ पे वर्तमान भी आप लोग याद रखेंगे, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो उनका भी नाम याद रखेंगे, सुमन बेरी हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। और आपसे पूछे कि नीति आयोग के जो प्रथम CEO कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम CEO इनका नाम है सिंधु, इनका क्या नाम था? सिंधु श्री खुल्लर, ठीक। इनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के पहले क्या नाम था इनका? CEO थे सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान समय में जो नीति आयोग के CEO हैं उनका क्या नाम है? VVR सुब्रमण्यम का, VVR सुब्रमण्यम है इनका नाम, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, पहले अध्यक्ष आखिरी अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री। और स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? अरविंद पनगड़िया हैं और वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी है, ठीक। और प्रथम CEO कौन है? तो इनका नाम सिंधु श्री खुल्लर है। वर्तमान समय में जो CEO है VVR सुब्रमण्यम है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। और कुछ प्रायद्वीपों के बारे में देख लेते हैं। अरब प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। और आपसे पूछे कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय, तो पठारी महाद्वीप तो आप लोगों ने पढ़ लिया। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीपीय जो महाद्वीप है वो किसे कहते हैं? तो ये यूरोप को कहते हैं। किसे? यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप, ठीक। तो अगला प्रश्न है, आपसे पूछे कि भारत में जो महाद्वीप, भारत का जो प्रायद्वीप है, भारत का प्रायद्वीप है, इसे किस नाम से जानते हैं? भारत का जो प्रायद्वीप है इसे क्या कहते हैं? इसे दक्कन का पठार कहते हैं। क्या? इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जाफना प्रायद्वीप आप लोग बताएं कहाँ पे स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। जाफना प्रायद्वीप हम वीडियो में बताएं श्रीलंका में स्थित है। और आपसे पूछे कि कोला प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो कोला प्रायद्वीप ये रूस में स्थित है। कहाँ पे? ये रूस में स्थित प्रायद्वीप है कोला प्रायद्वीप। तो ये सारे प्रश्न भी आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आपसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है, एशिया में स्थित है। और प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप को कहते हैं। और भारत का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? दक्कन का पठार को कहते हैं भारत का प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में स्थित है जाफना प्रायद्वीप। और कोला प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है कोला प्रायद्वीप। जिंद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जिंद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक, किस पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है जिंद अवस्था। वहीं आपसे पूछे कि इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कहाँ पे क्या है? इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक क्या है? तो इस्लाम धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसको क्या कहते हैं? कुरान इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और आपसे पूछे कि आदि ग्रंथ किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? आदि
ग्रंथ किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक, किस धर्म की? सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और इसके आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आदि ग्रंथ के लेखक हैं अर्जुन देव। ठीक, अर्जुन देव हैं आदि ग्रंथ के लेखक। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पारसी धर्म की। तो पारसियों की जो मूल स्थान था वो कहाँ पे था? मूल स्थान कहाँ पे था? तो फारसियों का मूल स्थान इराक में था, इराक में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे पारसी धर्म की यहाँ पे स्थापना किसने की? पारसी धर्म की स्थापना का किसे जरथुष्ट्र ने पारसी धर्म की स्थापना किया था। ठीक, और बात करते हैं पारसियों का प्रमुख त्योहार क्या होता है? पारसियों का प्रमुख त्योहार आपसे पूछे कि क्या है, तो पारसियों का प्रमुख त्योहार नौरोज है। ठीक, नौरोज पारसियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। और पारसियों द्वारा जहाँ पे पूजा किया जाता है, पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो पारसियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? अग्नि मंदिर कहते हैं। ठीक, अग्नि पारसियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो पारसियों के जो पूजा स्थल है उसे अग्नि मंदिर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं जिन अवैसा की धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। वहीं इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान हो गई। ठीक, कुरान है इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक, सॉरी। और सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ है। और सिख धर्म के आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्जुन देव। ठीक, और मूल स्थान पारसियों का इराक में था। और इसकी स्थापना किससे? पारसी धर्म की स्थापना जरथुष्ट्र ने किया। पारसी धर्म की स्थापना किसने की? जरथुष्ट्र ने किया पारसी धर्म की स्थापना। ठीक, और प्रमुख त्योहार पारसियों का नौरोज है। पूजा स्थल पारसियों का अग्नि मंदिर है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि विश्व का बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और एशिया को यूरोप से अलग, एशिया एंड यूरोप को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए था। एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसे यूरेशिया कहते हैं। क्या? यूरेशिया कहते हैं एशिया और यूरोप के सम्मिलित रूप को। ठीक, और विश्व की जनसंख्या की एशिया में कितने % जनसंख्या निवास करती है? तो विश्व की जनसंख्या की एशिया में 60% जनसंख्या निवास करती है। और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का जो सबसे बड़ा देश है चीन है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। आपसे पूछे कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है। एशिया की सबसे छोटा देश कौन सा? मालदीव है। ठीक, और बात करते हैं एशिया के बारे में। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है आप लोग बताएंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी। यांगसी नदी किस देश में बहती है? तो ये चीन में बहने वाली नदी है। और वहीं चीन की एक और नदी आप लोग याद रखेंगे, वांगो नदी भी कहाँ की है? वांगो नदी भी चीन की नदी है। ठीक, आपसे पूछे कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, माउंट एवरेस्ट ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है। हिमालय पर्वत में स्थित है। और ये किस देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट? तो ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में से किस नाम से जानते हैं? तो हम नेपाल में से सागर माथा के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का आपसे पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे क्या कहते हैं? बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, बोर्नियो किस देश में स्थित है? तो ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। एशिया में विश्व की जनसंख्या का कितनी % जनसंख्या निवास करती है? 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। ठीक, और एशिया यूरोप को अलग करने का काम यूरेशिया करती है। एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप से एशिया कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है, चीन में बहने वाली नदी है। वहीं वांगो नदी आपसे पूछे कहाँ पे बहती है? तो ये भी चीन में बहने वाली नदी। वांगो नदी कहाँ पे बहती है? ये भी चीन में बहने वाली नदी है। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत का नाम क्या है? तो एशिया के जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है। और हिमालय में कहाँ पे? नेपाल में। और सागर माथा इसे नेपाल के लोग कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी
4 फरवरी 2022, 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को कौन सा कांड हुआ था? इस दिन हुआ था चौरी चौरा कांड। या फिर आप लोग याद रखेंगे कि फरवरी 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड, क्योंकि यहाँ पे अलग डेट आपको मिल जाएगा। 4 फरवरी भी मिलेगा, 5 फरवरी भी मिलेगा और फिर आपको 8 फरवरी भी एग्जाम में मिल जाएंगे, सॉरी आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगे। ठीक, आप लोग फरवरी 1922 याद रखेंगे। और चौरी चौरा ये जगह कहाँ पे स्थित है? तो ये जगह भी आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पे? गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा कांड जगह। ठीक, गोरखपुर में स्थित है। ठीक, और बात करते हैं ये गोरखपुर भी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गोरखपुर की घटना का क्या थी? तो ये घटना चौरी चौरा कांड की। इसमें 21 सिपाही थे, इसमें 21 सिपाही थे और प्लस एक क्या थे, एक यहाँ पे थानेदार थे। इनको जला दिया गया था। इसको थानेदार को क्या कर दिया था? पुलिस चौकी में जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस चौरी चौरा कांड के चलते कौन से आंदोलन को स्थगित किया गया? तो इसके चलते असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसके चलते असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक, तो ये असहयोग आंदोलन आपसे पूछे कि गांधी जी ने शुरू कब से किया था? तो ये 1920 से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब इसकी समाप्त कब हुई थी? जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो इसमें समाप्त हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। तो ये आप लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये समाप्त हो गया था असहयोग आंदोलन। ठीक, तो ये प्रश्न इतने यहाँ से चौरी चौरा कांड से पूछा जाता है। कब शुरू हुआ था? फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड स्थित कहाँ पे है? तो चौरी चौरा नामक स्थान जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौरी चौरा की घटना क्या थी? इसमें 21 सिपाही और एक थानेदार को जला दिया गया था। ठीक, इसमें क्या कर दिया गया था? जिंदा ही जला दिया गया था। ठीक, थाने में ही। ठीक, अब आपसे पूछे इसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, जो कि ये डेट पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में। और समाप्त कब हुआ था? 1922 में। अगला प्रश्न हमारा कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने किया था ग्रीनलैंड की खोज। रॉबर्ट पियरी ने किया था ग्रीनलैंड की खोज। और ये ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड की बात करें तो ये अलग हुआ था उत्तरी अमेरिका से। ग्रीनलैंड अलग हुआ था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग हुआ था। और आपसे पूछे कि किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आता है? तो आप लोग बताएंगे किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, क्योंकि इससे ही अलग हुआ था। लेकिन आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड द्वीप पे अधिकार किसका है? आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड द्वीप पे अधिकार किसका है? तो ये आप लोग बताएंगे कि इसका डेनमार्क का अधिकार है। और डेनमार्क कहाँ पे स्थित है? ये यूरोप का एक कंट्री है, यूरोप का एक कंट्री है। डेनमार्क की आपसे पूछे कि राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। अब ग्रीनलैंड के बारे में बात करेंगे तो आपसे पूछे कि टुंड्रा घास कहाँ पे पाए जाते हैं? टुंड्रा घास कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये ग्रीनलैंड में टुंड्रा नामक घास पाए जाते हैं। और ग्रीनलैंड में एक जनजाति पाई जाती है। ग्रीनलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ग्रीनलैंड में एस्कीमो नामक जनजाति पाई जाती है। एस्कीमो नामक, और एस्कीमो नामक जनजाति के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं एस्कीमो नामक जनजाति के घर को। ठीक, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और ये अलग किससे हुआ? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग हुआ। इसलिए आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो आप लोग बताएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे। लेकिन आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। ये यूरोप का एक कंट्री है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। साथ में ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ग्रीनलैंड में कौन सी घास पाई जाती है? तो टुंड्रा घास पाई जाती है ग्रीनलैंड में। और जनजाति कौन सी पाई जाती है? एस्कीमो नामक जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है। और ग्रीनलैंड के घर को क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड में जो एस्कीमो जनजाति होती है उसको घर को कहते हैं इग्लू। ठीक, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार कहते हैं। मालाबार। तो अब सारे तटों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा मैप है और यहाँ पे तटों को हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे पूछे कि गुजरात से लेके गोवा तक, सॉरी गुजरात से लेके दमन तक के तट को क्या कहते हैं? तो गुजरात से दमन तक के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ कहते हैं। क्या? काठियावाड़ कहते हैं गुजरात से दमन तक के तट को। और दमन से लेके गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? दमन से
गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोंकण तट। गोवा से कोंकण तट कहते हैं इसे। दमन से लेके गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेके जो कर्नाटक है यहाँ तक के तट को क्या कहते हैं? गोवा से कर्नाटक तक के तट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केनरा तट। क्या कहते हैं इसे? केनरा तट कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि कर्नाटक से लेकर के केरल तक के तट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मालाबार तट कहते हैं, इसे मालाबार। अब पूछे कि यहाँ पे केरल से लेकर के आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? इसे इरेज करेंगे पहले। आपसे पूछे कि केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को क्या कहते हैं? तो केरल से आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसे कहते हैं मालाबार तो हो गया, उसे कहते हैं कोरोमंडल। ठीक, उसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। और फिर आंध्र प्रदेश से जाएगा, आंध्र प्रदेश से आपसे जाएगा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल तक के तट को, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तरी सरकार। तो ये मोटा मोटी आप लोग ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। उत्तरी सरकार यहाँ से भी पूछ सकता है प्रश्न, इस वजह से हमने सारा बता दिया। तो देख लेते हैं केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं। केवल केरल के तट को कहे तो मालाबार। अब केवल आपसे पूछे कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? केवल तमिलनाडु पूछे तो आप लोग बताएंगे क्या? कोरोमंडल। केवल तमिलनाडु को बताएंगे कोरोमंडल। लेकिन ऐसे गैप दे के बताए तो देखिए जो मालाबार तट है उस थोड़ा भाग केरल का भी आता है और तो कुछ भाग सारा भाग केरल का आता है। और उत्तर से लेके जो कर्नाटक है उसे साउथ कर्नाटक का भी कुछ तट आते हैं। तो देखिए गुजरात से दमन तक के तट को काठियावाड़ कहते हैं। और वहीं दमन से लेके गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेके कर्नाटक तक के तट को केनरा तट कहते हैं। और कर्नाटक से लेके केरल तक के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और केरल से लेके आंध्र प्रदेश की जो तट है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक के तट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। और तमिलनाडु का वैसे पूछिए अगर अलग से कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं तो कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसमें कुछ कमी हो तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? दूर करेंगे। ठीक, और पीडीएफ के लिए कई बच्चे पूछते हैं तो टेलीग्राम पे चैनल बना दिया गया है इस जीएस भाई आकाश के नाम से, वहाँ पे जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल नया है, हो सकता है सर्च में ना आया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो देखिए शायद प्रश्न रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग इससे अलग टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के दृष्टि से। तो देखिए आंसू शब्द से ज्योग्राफी का जो उत्पन्न एशिया शब्द की उत्पत्ति जो होती है ये आंसू शब्द से हुआ है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए आपसे पूछे कि एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे गहरा सागर है मृत सागर है। तो मृत सागर की विशेषता क्या है? ये विश्व का भी सबसे गहरा सागर है। ये विश्व का भी सबसे गहरा सागर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि एशिया का सर्वाधिक वर्षा का स्थान, एशिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मासिन राम में होती है एशिया में सर्वाधिक वर्षा। और मासिन राम आप लोग जानते हैं ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये जो मासिन राम है ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला भी स्थान है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला भी स्थान भी कौन सा? मेघालय का मासिन राम है। ठीक, आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है उसका क्या नाम है? भारत नाम है। ठीक, और ये विश्व का भी सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भी भारत है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि एशिया की सबसे गहरी झील क्या है? एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? एशिया की जो सबसे गहरी झील है तो उसका नाम क्या है? बैकाल झील। ठीक, बैकाल झील है एशिया की सबसे गहरी झील। और जो बैकाल झील है वो विश्व की भी सबसे गहरी झील है, तो ये भी साथ में आप लोग याद रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो वो है आपका अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप।
और ये अरब प्रायद्वीप जो है वो विश्व का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी कि ये विश्व का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये क्यों विश्व सब में लगाया जा रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे एशिया में स्थित हैं, तो इस वजह से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कहा जाएगा जब हम लोग एशिया में पढ़ेंगे। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो ये भी ओवरऑल भी मृत सागर भी विश्व का सबसे बड़ा सागर है। मासिनराम विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है और भारत भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो ये इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। अगर एशिया लगा के पूछेगा तो भी जवाब यही होगा, और फिर अगर विश्व लगा के पूछेगा तो भी जवाब यही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। तो रिवीजन करेंगे हम लोग। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति आंसू शब्द से हुआ है। और विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मृत सागर है विश्व का सबसे गहरा स्थान। और एशिया का भी सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मृत सागर। अभी एशिया की सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मासिनराम मेघालय में स्थित है, और ये विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। एशिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत है, और ये विश्व का भी सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। विश्व की भी सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? एशिया का अरब प्रायद्वीप स्थित है। यहाँ पे विश्व का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है 35 ग्राम प्रति लीटर होती है, ठीक, 35 ग्राम प्रति लीटर। या फिर आपसे पूछे, आप कह दे 35% होती है, ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ लवणता से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे आपसे पूछे कि आइसो होल लाइन किससे संबंधित है? आइसो होल लाइन किससे संबंधित है? जो आइसो होल लाइन है ये समान लवणता वाले जो क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा है, समान लवणता वाले भाग को मिलाती है। समान लवणता वाले क्या कहती है? समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो होल लाइन कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी? विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी? सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो वान झील है जो कि तुर्की में स्थित है। वान झील जो कि तुर्की में स्थित है, यहाँ पे सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और इसकी लवणता कितनी है? ये इसकी लवणता 330% है। वान झील की लवणता कितनी है? 330% है। और सर्वाधिक लवणता वाला सागर आपसे पूछे, अगर सर्वाधिक लवणता वाला सागर आपसे पूछे कि कौन सा है, तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है, ठीक। सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। और मृदा की लवणता को किस यंत्र से मापा जाता है, ये आप लोग बताएंगे कि मृदा की लवणता को मापने वाला जो यंत्र है ये किस यंत्र से मापते हैं? तो इसे मापते हैं चालकता मापी से। क्या इसका नाम ही है क्या? चालकता मापी इसका नाम ही है, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? 35 ग्राम प्रति लीटर, 35% है। आइसो होल लाइन की बात करें तो इस समान लवणता वाले क्षेत्र को दिखाने वाली रेखा को आइसो होल लाइन कहते हैं। और सर्वाधिक लवणता वाली झील आपसे पूछे तो वान झील तुर्की में 330% लवणता है। और सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। और इसमें मृदा की लवणता को मापने के लिए चालकता मापी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि वूलर द्वीप का नया नाम कौन सा है? तो वूलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। और कुछ द्वीप हमारे पास है जिनका नाम चेंज हुआ है, उसको हम लोग याद रखेंगे। और कुछ जगहों या फिर शहरों के नाम है जिनका नाम चेंज हुआ है। तो ये सारे चीज़ हम लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक। अब बात करते हैं रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रॉस द्वीप का नया नाम हो गया है। आपसे पूछे कि स्वराज द्वीप का क्या नाम हो गया? स्वराज द्वीप का क्या नाम हो गया? तो स्वराज द्वीप का नाम शहीद द्वीप हो गया। क्या? शहीद द्वीप हो गया। आपसे पूछे कि हैरियट द्वीप का नया नाम क्या हो गया? हैरियट द्वीप का
नया नाम क्या हो गया? तो हैरियट द्वीप का नाम माउंट मणिपुर हो गया। क्या? माउंट मणिपुर द्वीप है। ठीक, माउंट मणिपुर द्वीप है। लेकिन आपसे पूछे कि हैरियट द्वीप क्या, तो माउंट मणिपुर से ये आप लोग नहीं लगाएंगे कि मणिपुर में, ये है आपके अंडमान निकोबार में। आपसे पूछे कि कर्तव्य पथ का नया नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ का नया नाम क्या हो गया? तो राजपथ हो गया कर्तव्य पथ का नया नाम। और वहीं आपसे पूछे कि औरंगाबाद का नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर है। संभाजी नगर है औरंगाबाद का नया नाम। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। संभाजी नगर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कर्तव्य पथ कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक, और आपसे पूछे कि माउंट मणिपुर, तो आप लोग बताएं अंडमान निकोबार में। शहीद द्वीप भी नेताजी सुभाष चंद्र रॉस द्वीप का नया नाम है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। व्यूलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है व्यूलर द्वीप का नया नाम। रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है रॉस द्वीप का नया नाम। आपसे पूछे कि स्वराज द्वीप का नया नाम क्या है? तो शहीद द्वीप है स्वराज द्वीप का नया नाम। वहीं आपसे पूछे कि हैरियट द्वीप का नया नाम है, तो माउंट मणिपुर है। हैरियट द्वीप का नया नाम अंडमान निकोबार में स्थित है। कर्तव्य पथ को नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम राजपथ है, दिल्ली में स्थित है। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर है। औरंगाबाद का नया नाम महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर। तो जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक, और आपसे पूछे कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपसे पूछे कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में स्थित है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। 1 जनवरी 1995 में। आपसे पूछे कि किस संधि के द्वारा WTO की स्थापना हुई? किस संधि के द्वारा? तो इसके लिए होता है मराकेश संधि। मराकेश संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना मराकेश संधि के द्वारा हुई। और आपसे पूछे कि WTO में सदस्य कितने हैं? तो WTO में जो सदस्यों की संख्या 134। और आपसे पूछे कि WTO के महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक इस समय महिला बनी है, उनका क्या नाम है? नागोजी ओंकाजा इवेला। क्या नाम है? नागोजी ओंकोंजो आइवेला। ठीक, आप लोग इस तरह से, आइवेलिया इनका नाम है, नागोजी ओंकाजा आइवेलिया इसका नाम है। और किस देश की रहने वाली है? तो ये नाइजीरिया की रहने वाली, नाइजीरिया की रहने। अभी नाइजीरिया के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। ठीक, नाइजीरिया की राजधानी हमने बताया। तो क्या होती है नाइजीरिया की राजधानी? अजूबा होती है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपका रिवीजन हो जाएगा और ये सारे प्रश्न आपको सारे यहाँ पे वीडियो में ही याद हो जाएंगे। ठीक, क्लास में ही याद हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन को WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं WTO। ठीक, तो ये दोनों भी आप लोग याद रखें। हेडक्वार्टर कहाँ पे? WHO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में। ILO का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी आपके जिनेवा में है। और WTO का हेडक्वार्टर तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जिनेवा में स्थित है। WTO की स्थापना यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। और किस संधि के द्वारा हुई? मराकेश संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई। इसमें सदस्य कितने? तो 164 सदस्य हैं। महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओंकाजा आइवेलिया हैं इसके महानिदेशक। और ये अफ्रीका की रहने वाली, नाइजीरिया की रहने वाली है। नाइजीरिया किस कंट्री का देश है? अफ्रीका की कंट्री का देश है। और अजूबा कहाँ की राजधानी है? नाइजीरिया की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आपसे पूछे कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला वो आपके UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका भी क्या जवाब हो जाएगा? इसका भी जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक, और लक्षद्वीप की कहाँ पे स्थित है? तो लक्षद्वीप की बात करें तो ये अरब सागर में स्थित। कहाँ पे? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी पूछे कौन सा है? सबसे छोटा UT कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी। और लक्षद्वीप की जो राजधानी होती है उसका क्या नाम है? करवती है लक्षद्वीप की राजधानी। ठीक, और लक्षद्वीप का आपसे पूछे कि निर्माण कैसे हुआ है? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। ठीक, एक प्रवाल द्वीप है
और इसका नाम प्रवाल द्वीपों से इसका निर्माण हुआ है, या फिर कोरल रीफ्स भी से आप लोग कह सकते हैं। और लक्षद्वीप का आपसे पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है उसका क्या नाम है, आंड्रोट है इसका बड़ा नाम, क्या आंड्रोट है इसका नाम। आपसे पूछे कि जो लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है बिट्रा। लक्षद्वीप के सबसे छोटा द्वीप का नाम, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे। इसकी भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे मलयालम भाषा, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा, क्योंकि मलयालम भाषा कहाँ की भाषा है, केरल की भाषा है, और केरल के समीप में भी यहाँ आते जाते हैं लोग, तो यहाँ पे मलयालम बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि तो इसका रिवीजन करेंगे। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी भी लक्षद्वीप है, और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी भी कौन सा है, लक्षद्वीप है, और ये लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और सबसे बड़ा द्वीप है जो लक्षद्वीप का आंड्रोट है, और सबसे छोटा द्वीप लक्षद्वीप का क्या है, बिट्रा है। ठीक, और लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे मलयालम बोली जाती है, क्योंकि मलयालम केरल के ही समीप में, केरल के साइड में है, तो यहाँ पे केरल में मलयालम बोला जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे भी मलयालम बोला जाता है। करावत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, करावत्ती, और लक्षद्वीप का निर्माण कैसे, प्रवाल द्वीप से इसका निर्माण होता है, या फिर कोरल रीफ्स भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो संगमरमर याद रखेंगे चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है, किसका, चूना पत्थर का संगमरमर परिवर्तित रूप है। आपसे पूछे कि मकराना क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, मकराना क्षेत्र कहाँ पे स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो मकराना क्षेत्र ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, संगमरमर के लिए ये प्रसिद्ध है। और मकराना क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, मकराना क्षेत्र ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, ये राजस्थान में स्थित है मकराना क्षेत्र, ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और मोतीपुर खान क्यों लिए प्रसिद्ध है, मोतीपुर खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो मोतीपुर खान भी कहाँ पे स्थित है, ये आपके राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये सफेद संगमरमर के लिए, ये किस लिए, ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं संगमरमर का। आपसे पूछे कि रासायनिक नाम कौन सा है, आपसे पूछे कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है संगमरमर का रासायनिक नाम है, और इसका फार्मूला क्या होता है, CCaO3 इसका फार्मूला होता है। ठीक, CCaO3 इसका फार्मूला होता है। और आपसे पूछे कि संगमरमर उदाहरण किस चीज का है, संगमरमर उदाहरण किस चीज का है, तो संगमरमर जो है ये आपके रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, किस रूपांतरित चट्टान से संगमरमर बनते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और संगमरमर के परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं, संगमरमर का जब परिवर्तित रूप को चूना पत्थर कहते हैं, यहाँ पे लिखा ही है, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो चूना पत्थर का। मकराना क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और मोतीपुर खान क्यों प्रसिद्ध है, तो मोतीपुर खान राजस्थान में है, ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है रासायनिक नाम, और जिसका फार्मूला क्या होता है, CCO3 इसका फार्मूला होता है। ठीक, और अगला प्रश्न है रूपांतरित चट्टान, तो ये संगमरमर किसका उदाहरण है, तो ये रूपांतरित चट्टान का संगमरमर उदाहरण है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सैम्पेन नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो सैम्पेन नामक जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार की कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे सैम्पेन नामक जनजाति पाई जाती है। और अंडमान निकोबार आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे है, तो ये ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है, BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल। ये बैंक ऑफ बड़ौदा मत इसे समझ लीजिएगा, मेरे मुंह से तो गलती से निकल ही जा रहा था। और आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की, तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। और कुछ चीजें आपसे पूछे कि न्यू मोर द्वीप कहाँ पे स्थित है, न्यू मोर द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान, न्यू मोर द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ पे, अंडमान सागर में स्थित है न्यू मोर द्वीप। और आपसे पूछे कि डंकन पास कहाँ पे स्थित है, डंकन
पास या फिर डंकन पास या फिर डंकन दर्रा, तो ये दक्षिणी अंडमान को अलग करता है लिटिल अंडमान से। दक्षिण अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक, दक्षिण अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। तो अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की, जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का नाम अंडमान निकोबार की ये सैडल पीक है। क्या? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, सैम्पेन नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान निकोबार में सैम्पेन नामक जनजाति पाई जाती है। और ये अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है? बीओबी यानी कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। इसकी राजधानी क्या होती है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी होती है। न्यू मोर द्वीप कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में, अंडमान सागर में स्थित है। और डंकन पास यानी कि डंकन दर्रा कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन दर्रा स्थित है। अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? सैडल पीक है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, और या फिर सोवियत संघ भी लिया गया। सॉरी, मौलिक कर्तव्य तो ये सही तो है, रूस से लिया गया है। और आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। आपसे पूछे कि किस भाग में रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो ये आपसे पूछे तो मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो ये आपके इसको भाग 4 के ए में रखा गया है। और किस समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे इसे लिया गया है। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो एक भी नहीं मौलिक कर्तव्य थे, कोई नहीं था। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन जब जोड़ा गया ये ऐसे मौलिक कर्तव्य, तो यहाँ पे 51वां संविधान, सॉरी यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य को? तो इसके लिए होता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1946 में हुआ था, 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसके तहत क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और इसके तहत जब जोड़ा गया था तो कितने फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे? तब 10 जोड़े गए थे। और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपसे पूछे कितनी है? तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 12 हो गई है। और 12वें जो जुड़ा था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो शिक्षा का अधिकार है उससे शिक्षा से संबंधित चीजें इसमें जोड़ी गई थी। ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो ये रूस से या फिर सोवियत संघ से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो इसे 51 के ए में रखा गया। आपसे भाग पूछे तो इसे 4 के ए में रखा गया। और मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो इसके लिए होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। और तब इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सी समिति सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। और वहीं मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी मौलिक कर्तव्य मूल संविधान संशोधन में नहीं था। 86वें संविधान संशोधन के 2002 के द्वारा शिक्षा को भी जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य कुल हैं। तो ये सारे प्रश्न हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इससे संबंधित कई चीजें, नई चीजें पढ़ेंगे जो हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में नहीं पढ़े हैं। तो ठीक, ऑस्ट्रेलिया के आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सॉरी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह, क्योंकि कंगारू का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट कोसियुस्को। क्या? माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया को शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और कारगुरली और कुलगार्डी, ये 2 सोने की खान है। कारगुरली एंड कुलगार्डी नामक सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ये किसकी खान है? ये सोने की खान है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा
प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप से बना हुआ जिसे कोरल रीफ भी कहते हैं। और किस महासागर में स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये ऑस्ट्रेलिया की किस साइड में, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि मर्रे डर्लिंग नदी कहाँ की है, मर्रे डर्लिंग नदी कहाँ की है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदी है, ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदी है। और आपसे पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ हो गया। आपसे पूछे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल है। ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कंगारू है। और सर्वोच्च चोटी क्या है ऑस्ट्रेलिया की, माउंट कोसियुस्को है। और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है शीतोष्ण घास के। कारगुल्ली और कुलगाड़ी जो सोने की खान है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ के, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये ऑस्ट्रेलिया की साइड से पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। मर्रे डर्लिंग, कई बार तो ये भी पूछ लेता है कि ये ऑस्ट्रेलिया की किस साइड में स्थित, किस दिशा में स्थित है, तो इस वजह से ये बताना पड़ता है। मर्रे डर्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया की नदी है। और आपसे पूछे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न ऑस्ट्रेलिया से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में 0.03% है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये परसेंटेज पूछा है। और सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78% सर्वाधिक मात्रा में। और बात करते हैं ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में, ऑक्सीजन तो 21% भाग पे ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और वायुमंडल में जलवाष्प कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है 0 से 4% भाग पे जलवाष्प। अगर आपसे पूछे कि कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती है, कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती है, तो ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती है, तो उसका क्या नाम है, रेडान। रेडान कब आता है, तो ये सूचक होता है भूकंप का, रेडान सूचक होता है भूकंप का। जब भूकंप आता है तो रेडान गैस वहाँ पे अधिकता हो जाती है, जब भूकंप आता है तो वहाँ पे रेडान गैस की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। ठीक, तो ये भूकंप का सूचक होता है। और बात करते हैं ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है, ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, उसका क्या नाम है, तो आर्गन। ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। और आपसे पूछे कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापते, तो वायुमंडल की आर्द्रता को जो हाइग्रोमीटर से मापते, किससे, हाइग्रोमीटर से मापते हैं वायुमंडल की आर्द्रता को। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल का दाब को किससे मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो इसे बैरोमीटर से मापते, किस मीटर से, बैरोमीटर से मापते। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी में नोट करेंगे। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी परसेंट है, 0.03% है। और सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है, तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। जलवाष्प कितने परसेंट पाया जाता है, 0.4% भाग पे परसेंट पे जलवाष्प पाया जाता है। अक्रिय गैस कौन सी नहीं पाई जाती है वायुमंडल में, रेडान नहीं पाई जाती है। और कौन सी अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है। और सूचक किस चीज़ का होता है, ये रेडान जो है भूकंप का सूचक होता है, यानी कि भूकंप जब आता है तो वायुमंडल में रेडान गैस की अधिकता हो जाती है जहाँ पे भूकंप आता है। और वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और वायुमंडल की दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली नदी द्वीप है। कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। कहाँ पे, कौन सी नदी पे, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ, कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ किस राज्य में बना हुआ, आपसे पूछे कि, तो ये असम में बना हुआ है। कहाँ पे, असम में बना हुआ है। और बात करते हैं अब ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग और कुछ अलग चीजें पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी की आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हम लोग बताए कि मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर
झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, और आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो इसे तिब्बत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में को इसे कहते हैं दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और यहाँ पे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। ठीक, और सुंदरवन डेल्टा हमने बताया किन नदियों से बनता है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी से, मेघना नदी पे बनता है। ठीक, तो और गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं, गंगा नदी को, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है इसकी संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ठीक, मेघना नदी कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, माजुली नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, असम में बना हुआ है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक, और बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, 32 तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में से जमुना नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में से क्या कहते हैं, जमुना नाम। और सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा हुआ है, और संयुक्त जलधारा को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना नदी कहते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध की देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो महापरिनिर्वाण, इनके देह त्याग की घटना को आपसे पूछे कि प्रतीक क्या है, गौतम बुद्ध के देह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है, तो स्तूप है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु थी। और कब हुई थी, 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, गृह त्याग की घटना को तो इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग की घटना को। और महाभिनिष्क्रमण ये कितने वर्ष की अवस्था में, तो ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो इसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक है घोड़ा। क्या, इसका प्रतीक है घोड़ा। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के उपदेश की देने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यहाँ पे उपदेश देने की घटना को। और ये प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, सर्वाधिक उपदेश ये अपना कहाँ पे दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे, श्रावस्ती में दिए थे। और ये अपने उपदेश किस भाषा में देते हैं, तो ये पाली भाषा में जो भी अपना उपदेश देते हैं। और उपदेशों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो कहाँ पे किया गया है, जो गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है वो त्रिपिटक में किया गया। हाँ, त्रिपिटक में इनके उपदेशों का संकलन किया गया है। त्रिपिटक कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, बिना पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इसकी प्रतीक क्या है, स्तूप है इसकी प्रतीक। और गृह त्याग की घटना कहाँ, कुशीनगर में ये इनका मृत्यु हुआ था। और 483 BC में इनका मृत्यु हुआ था। और गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था में होती है। इसका प्रतीक क्या है, गृह त्याग की, इसका प्रतीक गृह त्याग की घटना को, जो घर त्याग की घटना का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। और उपदेश जो महावीर स्वामी है, गौतम बुद्ध है, ये अपना उपदेश कहाँ पे दिए थे, और इस उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और ये अपना उपदेश सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश अगर आप पूछे कहाँ पे दिए, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। और किस भाषा में उपदेश दिए, तो पाली भाषा में उपदेश दिए। उपदेशों का संकलन क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कह रहा है कि अटलांटिक महासागर का अन्य नाम क्या है। तो अटलांटिक महासागर का अन्य नाम क्या है, इसे प्यासा महासागर भी कहते हैं। प्यासा
महासागर भी कहते हैं। और प्यासा महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन नदी है यहाँ पे अपना जल गिराती है, और भी नदियां इसमें अपना जल गिराते हैं। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसकी आकृति किस तरह की है? तो अंग्रेजी अक्षर यस की आकृति की है इसकी आकृति। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग क्या है? तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा भाग है उसे क्या कहते हैं? प्यूर्टो रिको कहते हैं। क्या? प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और अटलांटिक महासागर में ही आपसे पूछे कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में। आपसे पूछे कि सारगैसो सागर कहाँ पे स्थित है? सारगैसो नामक सागर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में स्थित है। और अटलांटिक महासागर की अब हम लोग जलधारा को कुछ देखते हैं। तो जलधारा की बात करें, अटलांटिक महासागर की जलधारा रेनेले नामक जलधारा, रेनल जलधारा कहाँ की है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा रेनल जलधारा। आपसे पूछे कि लैब्राडोर की जलधारा कहाँ पे? लैब्राडोर की जलधारा कहाँ पे? तो लैब्राडोर की जलधारा किस महासागर में स्थित है? तो ये भी अटलांटिक महासागर की जलधारा। कहाँ की? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और लैब्राडोर की जलधारा की बात करें, ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और सेंट हेलेना द्वीप भी कहाँ पे स्थित है? सेंट हेलेना द्वीप भी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। तो ये भी प्रश्न आपसे तो ये यहाँ पे जो भी प्रश्न आपसे पूछे तो उसका जवाब आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। तो देखिए, अटलांटिक महासागर का अन्य नाम क्या है? तो इसे प्यासा महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर को। इसकी आकृति कैसी है? अंग्रेजी के यस आकार के ऐसे मैप में आप लोग देखेंगे इसकी आकृति है। गहरा भाग क्या है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु। और बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है? बरमूडा त्रिभुज, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। और बात करते हैं सेंट हेलेना द्वीप भी कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में स्थित है। और रेनेले जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। लैब्राडोर की जलधारा भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। शांति का नोबेल वितरण कहाँ से होता है? तो शांति के नोबेल का वितरण ओस्लो से होता है। कहाँ से? ओस्लो से होता है। शांति के नोबेल का वितरण ओस्लो से होता है। ठीक, और ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आपसे पूछे कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो मदर टेरेसा को आपसे पूछे कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल कब मिला? फिर गलत हो गया। तो आपसे पूछे कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल कब मिला? तो मदर टेरेसा को जो शांति का नोबेल है, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल कब दिया गया? तो मदर टेरेसा को जो शांति का नोबेल मिला 1979 में मिला था। कब? 1979 में मिला था। और आपसे पूछे कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? कैलाश सत्यार्थी, इनको तो अभी हाल ही में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल इन्हें कब मिला? दिया गया। शांति का नोबेल कब दिया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को शांति का जो नोबेल है ये 2014 में दिया गया। ठीक, आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार कौन प्राप्त किया है? सर्वाधिक बार नोबेल किसे दिया गया? तो सर्वाधिक बार नोबेल जो है रेड क्रॉस को दिया गया। किसी? रेड क्रॉस को सर्वाधिक बार नोबेल दिया गया। कब? 1917 में दिया गया, 1944 में एक बार दिया गया और 1963 में सर्वाधिक बार। अब आपसे पूछे कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? और रेड क्रॉस की स्थापना आपसे पूछे कि कब हुई थी? और रेड क्रॉस की दिवस कब मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो ये तीनों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। आप लोग एक भी प्रश्न का जवाब देते नहीं हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि सवाना घास कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सवाना घास अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सवाना घास अफ्रीका महाद्वीप के घास है। और अफ्रीका के बारे में बताया ही, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। और अफ्रीका के बारे में हम लोग देखेंगे। आपसे पूछे कि अटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो अटलस पर्वत भी आपके कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है अटलस पर्वत। ठीक, और पिग्मी जनजाति कहाँ की है? पिग्मी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपके कांगो बेसिन में, कांगो नदी बहती है ना अफ्रीका में, कांगो बेसिन। और कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो कांगो बेसिन में यहाँ पे पाई जाती है क्या? पिग्मी जनजाति। और ये कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और अफ्रीका यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपसे पूछे अगर अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या
किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका में नाइजीरिया महाद्वीप में। कहाँ पे? नाइजीरिया देश में पाई जाती है। यहाँ पे 2 बार नाइजीरिया लिखे, हर बार गलत हो गया। तो कहाँ पे पाई जाती है? तो नाइजीरिया में पाई जाती है। अफ्रीका में जो सर्वाधिक जनसंख्या है, जनसंख्या को भी इरेज कर लेते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया में पाई जाती है। कहाँ पे? नाइजीरिया देश में अफ्रीका में सर्वाधिक। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे घनी आबादी किस देश की है? अफ्रीका में सबसे घनी आबादी, अफ्रीका किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो ये आप लोग बताएंगे कि मॉरिशस में सबसे घनी आबादी। अफ्रीका की वहाँ पे, ये भी मॉरिशस भी किसकी कंट्री है? अफ्रीका की कंट्री है। और आपसे पूछे कि ऐसा कौन सी महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और फिर मकर रेखा तीनों काटते हैं? तो ये हो जाएगा आपके अफ्रीका महाद्वीप को कर्क रेखा, विषुवत रेखा और फिर मकर रेखा तीनों काटते हैं। देख लेते सवाना घास किस मैदान में, किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप पे सवाना घास। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक, एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक, और बात करते हैं अटलस पर्वत कहाँ पे अफ्रीका में पाई जाती है? पिग्मी जनजाति कहाँ पे? कांगो बेसिन में अफ्रीका में पाई जाती है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला कहाँ पे देश कौन सा है? नाइजीरिया है। सबसे घनी आबादी वाला अफ्रीका का कौन सा कंट्री है? मॉरिशस है। और कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था यहाँ पे प्रोटॉन की खोज। और नाभिक पे हमेशा धन आवेशित होता है। नाभिक पर क्या होता है? नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक धनावेशित होता है। ये ये किसने बताया था? नाभिक धनावेशित होता है, ये किसने बताया था? तो ये भी आपके रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक पे धनावेश होता है। ये किसने बताया था? ये रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक, तो अब बात करते हैं परमाणु नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो इसमें होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या इसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है? और इन दोनों के संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या? इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक, और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक आपसे पूछे किसे कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, नाभिक का परमाणु क्रमांक। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। और वहीं आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखें। तो देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने? रदरफोर्ड ने। नाभिक में धनावेशित होता है किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। और परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो कक्षा में बाहर चक्कर लगाता है, जो उसके ऑर्बिट होते हैं उसमें चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो ये होते हैं दोनों परमाणु के नाभिक में। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक, और परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही ये इंडिकेट करता है किसको? परमाणु क्रमांक को। ठीक, इसी से ही निर्धारित किया जाता है। परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसी से होता है कि कितना इसका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने? चैडविक ने किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं 7 द्वीपों का नगर। किसको? मुंबई को कहते हैं 7 द्वीपों का नगर। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी भी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। के फॉर कैपिटल। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि सर्वाधिक आबादी वाला भारत का शहर कौन सा है? ऐसा कौन सा है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है?
तो उसका नाम है क्या? मुंबई। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी पूछे आपसे क्या है, तो ये भी आपका मुंबई है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो वो भी मुंबई को कहते हैं। किसी मुंबई को कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। आपसे पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया भी स्थित है। और वानखेड़े स्टेडियम सबसे इंपॉर्टेंट है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये भी वानखेड़े स्टेडियम ही कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वही कौन सा है? मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। सबसे बड़ा भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? इंडिया गेट आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। ठीक, और बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये भी मुंबई में स्थित है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। आपसे पूछे कि किस भाग में है राष्ट्रपति शासन, तो भाग 18 में है। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति जी करते। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल करता है कि हमारे राज्य में क्या कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ठीक, और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तो राज्यपाल करता है। और बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के संबंधित, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित आपसे पूछे कि इसमें राज्य का संचालन कौन करता है? राज्य का राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन जो है कौन करता है? तो इसमें राज्य का संचालन ये राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। और वहीं आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 352 है राष्ट्रपति आपात से संबंधित। और वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्तीय आपात अनुच्छेद नंबर 360 में दिया गया है। और वित्तीय आपात के बारे में बात करें तो ये भारत में एक भी बार ऐसा अनुच्छेद है, एक भी बार नहीं लगा। ठीक, एक भी बार नहीं लगा। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन के संविधान अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस भाग में है राष्ट्रपति शासन? तो भाग 18 में है। और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल करते हैं। और राज्य का संचालन किसके हाथों में हो जाता है राष्ट्रपति शासन के दौरान? तो राज्य का संचालन जो है राज्यपाल के हाथों में हो जाता है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपात, जो कि एक भी बार भारत में ऐसा अनुच्छेद है जिसका उपयोग नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, और बात करते हैं ये सिंधु मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये दजला और फरात नदियों के बीच में, दजला एंड फरात नदियों के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई थी। और मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है क्या? मेसोपोटामिया का अर्थ होता है कि नदियों के बीच की भूमि, नदियों के बीच की भूमि, नदियों के बीच की भूमि क्या कहते हैं? इसका अर्थ होता है, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। और मेसोपोटामिया का जो वर्तमान नाम अब क्या हो चुका है? मेसोपोटामिया वर्तमान इराक साइड में, यहाँ पे इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या हो गया? इराक हो गया। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता के लोग हैं वो किस चीज़ के कपड़े पहनते थे? वो कौन से कपड़े पहनते थे? तो ये आप लोग बताएंगे। ये कहाँ कैसे कपड़े पहनते थे? तो ये भेड़ की खाल पहनते थे। क्या? भेड़ की खाल पहनते थे। मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग क्या पहनते थे? भेड़ की खाल। और आपसे पूछे कि पंचांग का आविष्कार किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो पंचांग का जो आविष्कार है वो मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों ने किया। किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों। जब से सौर पंचांग पूछे तो मिस्र की सभ्यता के लोगों ने किया सौर पंचांग। ठीक, तो देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है कि सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। और वर्तमान इसका नाम क्या हो चुका है? वर्तमान नाम हो चुका है इराक। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे हुई थी? तो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। और
मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है कि नदियों के बीच की भूमि। तो बीच की भूमि कब होगी? जब दो नदियां होंगी तो उसके बीच की भूमि होगी। तो इसी वजह से मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो नदियों के बीच में पाई गई थी। और बात करते हैं मेसोपोटामिया के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, तो ये भेड़ की खाल पहनते थे। और पंचांग का जो आविष्कार है मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 से दिया जाने लगा। और आप पूछे कि पहली बार किसे दिया गया, पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया? तो पहली बार ये रेगनर को दिया गया, रेगनर फ्रीस को दिया गया। पहली बार रेगनर फ्रीस को दिया गया, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले। और इन्हीं के साथ ही किसे? जैन टिनबर्जन को दिया गया था। किसको? जैन टिनबर्जन को दिया गया था एशिया का नोबेल पुरस्कार। किसको? रेगनर फ्रीस और जैन टिनबर्जन को दिया गया था। और जैन टिनबर्जन कहाँ के रहने वाले थे? ये हॉलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? हॉलैंड के रहने वाले थे। और कब इन्हें दिया गया था? 1969 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की आपसे पूछे कि स्थापना किसने की, यानी कि शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने किया। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने किया था इसकी शुरुआत। ठीक। तो ये भी आप लोग जान गए किसने किया? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने किया। और अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र के पिता कौन? एडम स्मिथ कहे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1968 से हुई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार जो है 1969 में दिया गया। 68 में शुरुआत, एक साल बाद 1969 में दिया गया। और सबसे पहले किसे दिया गया? तो रेगनर फ्रीस जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे और जैन टिनबर्जन जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, इन्हें दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अर्थशास्त्र के नोबेल दिए जाने की स्थापना जो है वो स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया गया। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाते हैं? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के पिता। ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करके उन्हें भी बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि वो लोग भी पढ़ें। ठीक। धन्यवाद।